आप सभी का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की तासिका में हम अमिता उपन्यास को लेकर के ही अधिक चर्चा करने वाले हैं। अमिता उपन्यास में जैसे कि कल कहा गया था, उसका प्राकथन कैसा है, लेखक क्या कहना चाहते हैं। हमने इससे पहले लेखक यशपाल जी का परिचय प्राप्त किया था और कल की तासिका में हमने लेखक का प्राकथन, लेखक क्या कहना चाहता है, इसके विषय पर चर्चा की थी विस्तृत से, विस्तारपूर्ण रीति से। और यह बात आपको समझाई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद, जिसको हम सेकंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं, जो संपूर्ण विश्व भर में एक तबाही मचाई थी, तो सभी राष्ट्रों को ये लग रहा था कि किसी प्रकार से हम विश्व शांति के लिए प्रयास करें, और उसमें हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विश्व शांति के लिए जो प्रयास किए, पंचशील का प्रयोग किया, अलिप्ततावादी राष्ट्रों में अपना समावेश कर लिया, न अमेरिका के गुटके रहे और न ही रशिया के गुटके, तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थापना उन्होंने की थी। और उस आधार पर यशपाल जी को 2 बार यूरोप की यात्रा करनी पड़ी, और इस यूरोप की यात्रा में उन्होंने यूरोप के बहुत सारे देशों में जाकर के भारत का पक्ष रखा। आप जानते हैं कि जो अन्य देशों में हमारे राजदूत भेजे जाते हैं, उनके सामने भारत की प्रतिमा को अधिक से अधिक स्वच्छ रूप से, एक अच्छे रूप से प्रकट करने की जिम्मेदारी होती है। और एक बात महत्वपूर्ण है यहाँ कि भले ही हम अलिप्ततावादी राष्ट्रों में आते हैं, मतलब गुटनिरपेक्ष, यानी न रशिया के साइड के न अमेरिका के साइड के, इस प्रकार का एक माहौल पंचशील के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया हुआ था। और उस संदर्भ में जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुए यशपाल जी को अपने 2 यूरोप यात्राओं के माध्यम से, तो उन्हें ऐसा लगा कि जो आसन्न युद्ध की परिस्थितियां हैं, जो युद्ध हो रहा है या युद्ध थोपा जा रहा है सामान्य नागरिकों पर, अनेक राष्ट्रों पर, उस युद्ध को जहां तक हो सके टालें। मुझे एक साहिर लुधियानवी की गज़ल याद आती है। वे कहते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग खुद एक मसला है। मतलब युद्ध स्वयं एक समस्या है, वो किसी समस्या का हल नहीं हो सकती, वो किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब हम आगे चल कर के ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो 2 विश्व युद्ध हुए थे, उन 2 विश्व युद्धों में कितना बड़ा नुकसान हमारी मानव जाति का हुआ। लाखों लोग मारे गए। आप जानते हैं कि अमेरिका ने जो जापान पर बम हमला किया, उस बम हमले में नागासाकी और हिरोशिमा में लाखों लोग मारे गए, हजारों लोग अपाहिज हुए, और कुछ तो ऐसी संतानें हुए जिससे लूले लंगड़े, जिसको न हाथ थे, न पैर थे, न आंखें थी, न कान थे, न नाक थी, हा? वो किसी भी प्रकार से मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं थे। ऐसे लोगों को इस अण्वस्त्र की स्पर्धा ने, इस युद्ध की परिस्थिति ने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि मनुष्य जिए या मरे, आत्महत्या करें। क्योंकि जीना जब दुभर हो जाता है तो मनुष्य को लगता है कि वह आत्महत्या करें। तो इस प्रकार से लोगों के सामने समस्याएं आ रही थी। यशपाल जी ने इन समस्याओं का गहरा अध्ययन किया और उसका समाधान इतिहास में खोजने का प्रयास किया। और आप जानते ही हैं, जैसे कि इससे पूर्व भी मैंने कहा, ये जो अमिता उपन्यास है, अमिता उपन्यास, ये अमिता उपन्यास इसी युद्ध की समस्या का समाधान देने के लिए है। ध्यान रहे, हमें युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। कृपया कृपया अपना अपना माइक बंद रखें।
हेलो, कोई अन्य बात नहीं करेगा, केवल हमारी बात सुनेगा, ठीक है? अपना माइक बंद रखें, म्यूट करके रखें। तो देखिए कि यशपाल जी ने इन दो दो विश्व युद्धों से जो नुकसान मानवता का हुआ था, उस नुकसान के, उस समस्या के समाधान के लिए दूर इतिहास में जाकर के, ईसा पूर्व में जाकर के सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध का जिक्र किया है। और सम्राट अशोक ने इस कलिंग युद्ध का जिक्र करते समय, कलिंग युद्ध का, हेलो, हाँ एक मिनट, अब कोई बात नहीं करेगा। अगर आपको बात करनी है तो बाद में आपको समय दिया जाएगा, कृपया इस समय बात न करें। अपना माइक जो है, देखिए आपके सामने 3 गोल हैं और 3 गोल में से मध्यम जो है, बीच वाला, वह फोन का है, उसको टच न करें। बाकी बाईं ओर दाईं ओर एक कैमरा का और माइक का चिन्ह है, तो माइक के चिन्ह को म्यूट करके रखें, ठीक है? हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि सम्राट अशोक ने जिस युद्ध को जीत लिया था, कलिंग के युद्ध को, उस कलिंग के युद्ध को जीतने के बाद उसने देखा कि हजारों लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ लोग मर नहीं पा रहे हैं, मरने का प्रयास कर रहे हैं। मरे हुए लोगों के मुर्दों से एक भयानक बदबू आ रही है और इस बदबू से वह अपना नाक छिपाना चाहता है, लेकिन यह बदबू उसके नाक में आ रही है, उसके सिर को दर्द हो रहा है। और ऐसी अवस्था में अशोक ने यह निर्णय ले लिया कि इतना नुकसान, इतनी मौत देखने के बाद मैं इसके बाद कभी युद्ध नहीं करूंगा, मैं कभी किस पर आक्रमण नहीं करूंगा, मैं किसी का कुछ छीनूंगा नहीं। ध्यान रहे, सम्राट अशोक कौन था, इसको भी हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे ताकि वे पार्श्वभूमि स्पष्ट हो जाए। सम्राट अशोक यह मगध का सम्राट था। मगध आज जिसे बिहार कहा जा रहा है, उसे प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। मगध का साम्राज्य पहले नंद कुल के, धनानंद के अधीन था। आचार्य चाणक्य ने एक सामान्य जाति के लड़के को, चंद्रगुप्त को तैयार करके उसके हाथों मगध का पराजय कर करके मगध पर एक नए साम्राज्य, धनानंद कुल की जगह मौर्य कुल की स्थापना की। और इस मौर्य कुल की स्थापना के उपरांत सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उसके सम्राट हुए, राजा हुए। सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था सम्राट बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम है अशोक। अर्थात आर्य चाणक्य ने जिस साम्राज्य का आरंभ करके जिसकी बागडोर चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में सौंपी थी, उसके तीसरी पीढ़ी में, उसकी तीसरी पीढ़ी में अशोक का जन्म हुआ। लेकिन अशोक का जन्म होने के उपरांत भी, अर्थात अशोक पहला बेटा नहीं था, पहले पुत्र का नाम था सुषेम। और उस समय यह प्रथा थी, यह परंपरा थी कि राजा का उत्तराधिकारी बड़ा बेटा बने। परंतु सुषेम और उसके अन्य भाई उतने योग्य नहीं थे जितना कि अशोक योग्य था। परंतु सम्राट अशोक सम्राट बनने से पहले जब राजकुमार था तो उसकी माता पर कुछ अन्याय हुआ और इस वजह से वह अपने पिता से थोड़ा सा रूठ गया था, रुष्ट हो चुका था। और बाद में उसने अपने भाइयों को मार करके मगध की राजगद्दी हड़प ली। धीरे धीरे वह अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था।
बिहार के पास एक दूसरा राज्य है जिसको कलिंग कहा जाता था, आज उसे हम उड़ीसा कहते हैं या उत्कल प्रदेश कहते हैं। ये इस उड़ीसा या उत्कल प्रदेश में एक गणराज्य था। इस उत्कल गणराज्य के अधिकारी मिलकर के एक राजा का चुनाव करते थे और ये सारी कथा मतलब कि यानी सम्राट अशोक ने 2 बार आक्रमण किए थे कलिंग पर, और कलिंग पर 2 आक्रमणों में पहले आक्रमण में वो हार गया था और दूसरी बार बहुत तैयारी करके, बहुत ज्यादा सिद्धता करके उसने दूसरी बार कलिंग पर आक्रमण किया जिसमें वह जीत गया। लेकिन इस जीतने में भी उसकी एक बहुत बड़ी हार थी कि पहली बार जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में पहली बार जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में जो वहां का प्रजा के द्वारा चुना गया राजा था सम्राट करवेल के हाथों उसे पहली बार शिकस्त मिली थी। लेकिन करवेल इस युद्ध में हार गया, बहुत जख्मी हो गया था और वह कुछ वर्षों बाद मृत्यु प्राप्त हुआ। अब करवेल के स्थान पर एक छोटी सी 7 साल की बेटी जिसका नाम अमिता है, उसको राजगद्दी पर बिठाया गया। राजमाता के रूप में अमिता की मां राज कारभार देखने लगी। अब ध्यान रखें, करवेल जो अमिता के पिता थे उनकी मृत्यु हो गई और अशोक को ये समाचार प्राप्त हुआ। ये समाचार, ये बात पता चली कि महाराज करवेल का कोई उत्तराधिकारी लड़का नहीं है, पुत्र नहीं है, अपितु एक छोटी सी 7 साल की अबोध बालिका अमिता है। तो उसने स्थिति का फायदा उठाना चाहा और दूसरी बार आक्रमण किया और इस आक्रमण में उसने कलिंग राज्य को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और ये नेस्तनाबूद करने के उपरांत वह अमिता की ओर आया। अमिता एक सिंहासन पर बैठी थी और अमिता से उसने पूछा, सिंहासन मुझे चाहिए। बताया, ये सिंहासन कलिंग का सिंहासन मुझे चाहिए, सम्राट अशोक को चाहिए। तो उसने कह दिया, ले लो। छोटी सी लड़की जिसने अभी व्यवहार ज्ञान नहीं सीखा है, उसने अनायास कह दिया, ले लो, मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक छोटी बालिका की निष्पापता के सामने, निरहता के सामने वह सम्राट मन से हार गया। अमिता उससे कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? सिंहासन, अनाज, क्या चाहिए? ये तो हम किसी को भी दे सकते हैं, ले लो। इस निष्पापता के साथ जो अमिता ने अपना वक्तव्य रखा, उस वक्तव्य से सम्राट अशोक मन ही मन हार गया और उसने यह निश्चय कर लिया कि ये जो मैंने विजय प्राप्त की है, ये सच्ची विजय नहीं है। सच्ची विजय शस्त्रों की नहीं होती, सच्ची विजय अस्त्रों की नहीं होती। युद्ध के विजय, बाहुबल की विजय सच्ची विजय नहीं होती, अभी तो सच्ची विजय होती है दिल को जीतना, मन को जीतना, किसी के मन पर अधिराज्य करना, यह सच्ची विजय होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक छोटी सी बालिका, 7 साल की बालिका अमिता ने सम्राट अशोक के घमंड को चूर चूर कर दिया। उसे अपनी विजय गाथा गाने से पहले ही युद्ध से निवृत्त कर दिया। और ध्यान दें, संपूर्ण उपन्यास का एक ही संदेश है, युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। और इसी बात को बाद में जाकर अशोक ने अपने शिलालेख में लिखा कि मैं सम्राट अशोक
देवानाम प्रिय, देवों का प्रिय, इसके बाद कभी युद्ध नहीं करूंगा, किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा, किसी का कुछ छीनूंगा नहीं, किसी पर अत्याचार नहीं करूंगा, किसी पर अन्याय नहीं करूंगा। मैं तलवार छोड़ देता हूं, तलवार तोड़ देता हूं। युद्ध अब मेरे लिए ग्रहित घटना है, अब ये त्याज्य है। तो ये सारी घटना का जो क्रम है, यशपाल जी ने, जैसे कि मैंने कल कहा था प्राकथन में, अब जो हमारी पुस्तक है, इस पुस्तक में हमने ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से अमिता ने अशोक को युद्ध से निवृत्त किया। इसमें 13 अलग अलग प्रकरण हैं। वैसे देखा जाए तो ये संपूर्ण उपन्यास मात्र 225 पृष्ठों का है। ये जो संपूर्ण उपन्यास आप देख रहे हैं, ये केवल 225 पृष्ठों का, 225 पृष्ठों का उपन्यास है कुल मिलाकर के। और इस उपन्यास में प्राकथन 2 पृष्ठों का है, 5 और 6। उसके उपरांत समर्पण 1 पृष्ठ का है, और उसके बाद 13 अलग अलग प्रकरण हैं। और इन 13 प्रकरणों में जो सामग्री है उसको आपको क्रमशः पढ़ना है। ये सारी चीज मैं आपके व्हाट्सएप पर ग्रुप पर डाल दूंगा। उपन्यास की पीडीएफ फाइल मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, आप वो धीरे धीरे पढ़ें। अब मैं ये आरंभ करने जा रहा हूं कि इस उपन्यास में कौन कौन से प्रकरण हैं। ध्यान रहे, किसी भी उपन्यास को या कादंबरी को या नॉवेल को या कहानी को पढ़ते समय हमें छह तत्वों का ध्यान रखना है। पहला तत्व है कथानक, जिसको अंग्रेजी में प्लॉट कहते हैं। उसके अंतर्गत उपकथानक भी आते हैं, जिसको अंग्रेजी में सब प्लॉट कहते हैं। दूसरा तत्व आता है पात्र या चरित्र, जिसको कैरेक्टर या किरदार भी कहा जाता है। तीसरा तत्व आता है देश काल वातावरण, जिसको अंग्रेजी में मैल्यू कहा जाता है। इसका भी आपको अध्ययन करना है। चौथा तत्व आता है संवाद। किस उपन्यास में, किस कहानी में पात्र आपसी संवाद किस प्रकार से करते हैं, या कभी कभी ये संवाद बड़े भी हो जाते हैं, स्वगत भी हो जाते हैं, प्रकट भी हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण तत्व है भाषा शैली। इस उपन्यास में किस प्रकार की भाषा शैली का अध्ययन आपको करना है। और अंतिम तत्व है लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक का उद्देश्य क्या है, और लेखक के इस उद्देश्य को ही संपूर्ण उपन्यास में एक छाया हुआ तत्व संपूर्ण दिखाई देता है। इससे पूर्व भी मैंने कहा था, युद्ध का विरोध करना इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है। अब हम धीरे धीरे ये जो 6 तत्व हैं, कौन कौन सा? पहला तत्व कथानक, दूसरा तत्व पात्र या चरित्र, तीसरा तत्व देशकाल या वातावरण, चौथा तत्व संवाद, पांचवा तत्व भाषा शैली, और छठा तत्व आता है, वह है उद्देश्य। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो संपूर्ण कथानक है, पूरे उपन्यास में जब हम कथानक पढ़ते हैं, वह किस प्रकार का कथानक है, वह कथानक कैसे आता है। तो वह 13, मैं बार बार कह रहा हूं, 13 अलग अलग प्रकरणों में आता है। जिसके जैसे हम टेलीविजन पर कोई सीरियल देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं तो उसमें एपिसोड्स होते हैं, उसी प्रकार से ये एपिसोड्स हैं। ये 13 एपिसोड हैं, 13 उपकथानक हैं, या यूं कहेंगे कि 13 प्रकरण हैं। और इन 13 प्रकरणों में एक एक प्रकरण मैं इसकी फोटोकॉपी में थोड़ी देर बाद आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। पहला प्रकरण है माता का उपदेश। पहले प्रकरण का शीर्षक है माता का उपदेश।
और माता का उपदेश इस प्रकरण में अमिता की मां, जो राजमाता है, राजरानी है उस समय की, नंदा नाम का है उसका, वह गौतम बुद्ध के उपदेश को कैसे अपने जीवन में उतारती है, इसको लेकर के चर्चा है। दूसरा प्रकरण है जिसका शीर्षक है आचार्य सुकंठ। ध्यान रहे, आचार्य सुकंठ। जैसे मैंने अभी कहा था, पहले प्रकरण में नाम आता है माता का। ये माता नंदा है, जो सम्राट करवेल की पत्नी और अमिता की माता है। दूसरा प्रकरण है आचार्य सुकंठ। आचार्य सुकंठ यह कलिंग राज्य की राजधानी वैशाली के अमात्य हैं, महामंत्री हैं, आचार्य सुकंठ। मैं फिर से कह रहा हूं, आचार्य सुकंठ यह एक महत्वपूर्ण पात्र हैं, चरित्र हैं, जो कलिंग राज्य के महामात्य अथवा महामंत्री हैं। इसके उपरांत तीसरा प्रकरण आता है। इस प्रकरण का शीर्षक है सेठ सौमित्र। सेठ सौमित्र यह एक महत्वपूर्ण पात्र है, जो इस उपन्यास का खलनायक है। सम्राट अशोक खलनायक नहीं है, एक साधारण पात्र है, लेकिन इस उपन्यास में सेठ सौमित्र और उसके 2-3 मित्र खल प्रवृत्ति के पात्र हैं, और उनका नेतृत्व करने के कारण सेठ सौमित्र को खलनायक कहा गया है। चौथा प्रकरण है हिता और मोद। हिता और मोद, ध्यान रहे नाम, ये 2 महत्वपूर्ण पात्र हैं। इनमें से हिता अमिता का पालन पोषण करने वाली एक दासी है, और हिता का प्रियकर लवर मोद है। हिता और मोद की समांतर प्रेम कहानी इस उपन्यास में चलती रहती है। हिता और मोद प्रियकर प्रेयसी हैं, जिनके माध्यम से एक प्रेम कहानी हमें इस उपन्यास में देखने को मिलती है। 5वां प्रकरण है महाबली यज्ञ। महाबली यज्ञ, ध्यान रहे, इसमें जिस शब्द का मैं उच्चारण करने जा रहा हूं, यज्ञ, ये सही उच्चारण है। मराठी वाले इसका उच्चारण यज्ञ करते हैं, हिंदी वाले यज्ञ करते हैं, जो कि व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो महाबली यज्ञ, उस समय देखिए, बौद्ध काल भले ही चल रहा हो, लेकिन हिंदू धर्म में जो गलत प्रवृत्तियां थी, शाक्त वगैरह, तो उसमें बड़े बड़े यज्ञों में प्राणियों को काट करके उनकी बलि दी जाती थी। उसको लेकर के यह 5वां प्रकरण है। 6ठे प्रकरण में उत्सव निषेध। जो बौद्ध धर्मीय लोग हैं, वो इस प्रकार के पशु बलि का विरोध कर रहे हैं, इस प्रकार का 6ठा प्रकरण है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि 7वें प्रकरण में आचार्य की दुविधा, मतलब आचार्य सुकंठ जो इस साम्राज्य के, कलिंग राज्य के महामात्य हैं, महामंत्री हैं, वे सम्राट अशोक से राज्य की रक्षा करना चाहते हैं, मगर महारानी नंदा स्वयं, राजमाता नंदा या महारानी नंदा स्वयं युद्ध करना नहीं चाहती, वो बौद्ध बन चुकी है। तो आचार्य की ये दुविधा आ जाती है कि उसकी पहेली ये बन जाती है कि वो करें तो क्या करें, राज्य की रक्षा करें या फिर महारानी की तरह बौद्ध बन करके राज्य को लूटते हुए देखें। उसके उपरांत 8वां प्रकरण आता है महामात्य का समाधान। महामात्य कौन सा समाधान ढूंढ कर निकालते हैं इस दुविधा पर, इस समस्या पर, यह 8वां प्रकरण है। 9वां प्रकरण हमारे सामने आता है सौमित्र के सूत्र। सौमित्र जो इस उपन्यास का खलनायक है,
वह खलनायक किस प्रकार से सूत्र गूंथता जाता है, महारानी को अपने कब्जे में कर लेता है, हिता को अपने कब्जे में कर लेता है, अमिता को अपने कब्जे में कर लेता है और किस प्रकार से उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इस प्रकार से यह 9वां सौमित्र के सूत्र नाम का प्रकरण है। 10वां प्रकरण है दासी की बुद्धि। हिता जो दासी है, हिता जो अमिता को संभालने वाली एक दासी है, उस दासी की बुद्धि को कैसे भ्रमित कर देता है सौमित्र, उसका यहाँ वर्णन किया जाता है। उसके उपरांत 11वें प्रकरण का शीर्षक है आचार्य की विवशता। आचार्य सुकंठ जो कलिंग के महामात्य या महामंत्री हैं, उनकी कौन सी विशेष विवशता है कि वह महारानी को पकड़ लेते हैं और एक दुर्ग में बंद कर देते हैं। तो ये यहां उल्लेख आता है। और 12वां प्रकरण है जिसमें सम्राट अशोक आक्रमण कर देता है कलिंग को जीत लेता है और जीतने के उपरांत वह अमिता से कुछ प्रश्न करता है। तो ये 12वें प्रकरण का शीर्षक आता है अमिता की करनी। अमिता क्या ऐसा करती है जिसे सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसको लेकर के यहाँ चर्चा है। और अंतिम महत्वपूर्ण शिलालेख, महत्वपूर्ण प्रकरण है अशोक का शिलालेख। अशोक के इस शिलालेख में ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से अशोक इतना बाद में लोकप्रिय राजा हुआ कि जो भारत के महत्वपूर्ण कुछ सम्राट हैं उसमें उनका एक अग्रणी स्थान निर्माण होता है। इस प्रकार से अशोक का शिलालेख, यह एक प्रकरण हमारे सामने आता है। तो लगभग हमारे 30 मिनट पूर्ण होते आए हैं। आपको अगली तासिका भी ज्वाइन करनी है। अगली तासिका 9:20 पर हमारे हिंदी के ही दूसरे सर डॉक्टर संजय वेंकटराव जोशी जी की तासिका है। उस तासिका में आपको बराबर 9:20 में शामिल होना है। अब जो आज जो तासिका हुई, उस तासिका की यूट्यूब लिंक कल की तरह मैं थोड़ी देर बाद डाल दूंगा, उसको ठीक ढंग से सुने। और इसके साथ ही मैं अमिता उपन्यास की एक PDF फाइल मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजता हूं, उसे आप धीरे धीरे पढ़ें, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि इस उपन्यास का क्या महत्व है। ध्यान रहे, इस सत्र में आपको 2 उपन्यास पढ़ने हैं। एक अमिता जो इस समय हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा आपका बंटी जो इस उपन्यास को सीखने के बाद हम बाद में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के 30 मिनट पूर्ण हो चुके हैं। लगभग 9:16 हो रहे हैं। आपको अगली तासिका को भी शामिल होना है, इसलिए आज हम इस तासिका को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते। कल से हम फिर 8:40 पर इसी प्रकार की लिंक भेजेंगे, उसमें आप शामिल होंगे। धन्यवाद।